नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मथुरा में 7वीं ऋतुंभरा के जन्म दिवस पर दिव्य षष्ठी पूर्ति महोत्सव का आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कई साधु संत रहे मौजूद। सीएम धामी का मथुरा दौरा। गोवर्धन में दान घाटी मंदिर के किए दर्शन। 7 कोसी परिक्रमा की। नए साल में देहरादून वासियों को एमडीडीए देगा सौगात। शहर की 80 किलोमीटर सड़कों का होगा सौंदर्यीकरण। छोटे छोटे पार्क होंगे विकसित। लोकसभा चुनाव से पहले बंपर भर्ती। लोक सेवा आयोग ने साल अभी तक 3040 पदों पर की निकाली वैकेंसी। धामी सरकार का दावा, बड़ी संख्या में युवाओं को देगी रोजगार। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जारी किया पूर्वानुमान। पूर्व प्रदेश में 3 दिनों तक पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान। पर्यटकों की बढ़ने लगी भीड़। वात्सल्य मूर्ति 7वीं ऋतुंभरा की भौतिक जीवन की 60 वर्ष पूरी होने पर 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 को युग पुरुष महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में एक भव्य और दिव्य षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर अवधेशानंद षष्ठी पूर्ति महोत्सव का युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति 7वीं ऋतुंभरा, महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं 7वीं ऋतुंभरा ने मुख्यमंत्री धामी का दुपट्टा, शाला और शॉल और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरिद्वार में 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई वीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने खुद कनखल क्षेत्र में घर घर जाकर स्थानीय लोगों को कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। स्वामी रामदेव ने बताया कि उनके द्वारा हरिद्वार में 250 करोड़ की लागत से देश का सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलम बनाया गया है। गुरुकुलम के उद्घाटन को संस्कृति महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में करीब 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी कर्मभूमि कनखल से लोगों को निमंत्रण देने की शुरुआत की है। दुनिया का एक श्रेष्ठतम गुरुकुल बन रहा है, जिसका शिलान्यास देश की रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी कर रहे हैं। उसमें हमारे धामी साहब, मोहन यादव जी, अनेक मुख्यमंत्री आदि बहुत पूरे करीब 40-50 हज़ार लोग उस दिन होंगे। तो उसका निमंत्रण देने के लिए हम खुद आए हैं कि जो कनखल हमारी कर्मभूमि है, तो वहाँ हम खुद आकर के और हमारे सारे सन्यासी, पूज्य स्वामी यतीशानंद जी आदि सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों के साथ हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि आइए 6 तारीख को ये सनातन संस्कृति का महोत्सव होगा। उस दिन सबको निमंत्रण देने के लिए आए। खुद निमंत्रण इसलिए देने आए हैं कि कई बार अब हम इतने सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, तो सबको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई स्वामी जी तो हमसे दूर ही हो गए, तो हम इनके घर ही लालकुआं के नानू इंटर कॉलेज का 38वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं बिंदुखता के शहीदों की वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने शिरकत करते हुए कॉलेज प्रबंधक को शुभकामनाएं दी। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने घोषणा करते हुए कॉलेज में अशोक चक्र विजेता शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर एक कक्ष बनवाए जाने के लिए 1 लाख रुपए देने की धनराशि दिए जाने की घोषणा की। साथ ही सौंदर्यीकरण के लिए हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया।
विद्यालय दिन्नुखत्ता क्षेत्र का सबसे पुराना विद्यालय है और आज 38वां वार्षिक उत्सव इसका हो रहा है। इस अवसर पर मुझे भी विद्यालय प्रबंधन ने आमंत्रित किया और सम्मान दिया। मैं विद्यालय प्रबंधन का विशेष रूप से डॉक्टर चंद सिंह दानू जी का आभारी हूँ और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं। इससे लगता है कि स्कूल जो है बच्चों पर बहुत मेहनत कर रहा है, उन पर उनके लिए कार्य कर रहा है। और अनेक छात्र जो उच्च प्रशासनिक सेवा में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और ये शहीद मोहननाथ गोस्वामी कक्षा 8 तक इसी विद्यालय में पढ़े हैं और भी कई बच्चे जो इस विद्यालय से पढ़ करके काफ़ी इन्होंने क्षेत्र का और देश का नाम रोशन किया। रुड़की पुलिस ने आखिरकार सीसीटीवी कैमरों की मदद से एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर ही लिया। हालांकि अभी इनके 4 साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी के दौरान इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार समेत हथियार और चोरी में इस्तेमाल की गई कटर वगैरह भी बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिले के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि सभी आरोपी हरियाणा के नुह क्षेत्र के रहने वाले हैं। 16 की रात्रि में हमारे ढंडेरा क्षेत्र सिविल लाइन कोतवाली में ये घटना प्रकाश में आई थी। हमारे संज्ञान में जब ये घटना आई, इसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि यह गैस कट मशीन का यूज़ करके एटीएम को काट के ले जाया गया था और इसमें हमें भी आशंका थी ये गिरोह बाहर का था। उस पर लगातार हमारी सीआई यूनिट और थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस लगातार इस पर वर्क कर रही थी। कल इसमें इनकी अरेस्टिंग हुई है और जो घटना में प्रयुक्त वाहन है, गैस कट मशीनों वगैरह हैं और 2 अभियुक्त और उसमें जो लूटी गई जो सामग्री थी, जो चोरी की गई थी, वो भी 50,000 रुपये और उस सामग्री से जो फ़ोन यूज़ उन्होंने खरीदे थे वो सब हम लोगों के द्वारा रिकवर किए गए हैं। शामिल थे कितने थे? ये पूरे गैंग में करीब 6 लोग शामिल थे, जिसमें 2 की अरेस्टिंग हो चुकी है। 4 लोग अभी अभियुक्त जो की अरेस्टिंग होनी शेष है और उनसे और रिकवरी की भी संभावना है। खबर लोहाघाट से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने लंपी वायरस से चंपावत में हुई गोवंशों की मौत का मुआवजा किसानों को देने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष नवीन करायत और किसान नेताओं ने कहा कि चंपावत में लंबे वायरस से सैकड़ों दुधारू गोवंशों की मौत हुई है। सरकार से कई बार मुआवजे की मांग की गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। इसके साथ ही करायत ने लोहाघाट विधायक कुशाल सिंह अधिकारी पर किसानों की अनदेखी करने का गंभीर आरोप लगाया। तो देखिए, जो लंपी वायरस की जो बीमारी है, सबसे पहले तो इसमें विभागीय और सरकार की ही गलती है, क्योंकि ये मंच तांबी क्षेत्र में पहले से फैला हुआ था। तो इसको देखते हुए इन्होंने कोई सुध नहीं ली। अगर इसके लिए तैयारी की होती तो लगभग शायद इतनी गायें नहीं मरती, जो 500 से ऊपर का आंकड़ा है। लेकिन सरकार और विभाग की वजह से तो इतना आंकड़ा नहीं है। और किसान संगठन के माध्यम से ही आप ही के चैनल से हमने सर्वप्रथम जो है लंपी वायरस के बारे में इसी चैनल से जानकारी ली थी। उसके बाद जो है इसमें इन्होंने दवाई का वितरण करा। वो भी कोई सीमांत क्षेत्रों में तो खैर इन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ तो ये विभाग ये कह के आ गया कि आपकी कोई गाय बीमार होती है तो आप हमें फ़ोन कीजिए या फिर किसी को लोहाघाट भेज दीजिए, वो दवाई ले जाएंगे। ना इनके पास कोई इंजेक्शन था लगाने के लिए और न कुछ था। पूरे चंपावत जिले में 500 से ज़्यादा गायों की मौत हो चुकी है लंपी वायरस से। 1 साल बीतने को है। कई बार हमने सरकार से किसानों के लिए मुआवजे की बात कही थी। कई ज्ञापन हमने सौंपे हैं किसानों की तरफ से, सरकार को दिए गए हैं, मगर सरकार ने इस मामले में कोई सुध नहीं ली, जिसके कारण किसान ग्रामीण क्षेत्र से जो है पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसान जो है गौ माता को हम धर्म के हिसाब से भी गौ माता का पालन करते हैं। आज के इस दौर में हमारी जो है एक पेट पालने का माध्यम भी ग्रामीण क्षेत्र में दूध उत्पादन का रह गया है, जिसके तहत किसान बहुत परेशानी के कगार पर इस समय। बुकावाला थाना क्षेत्र के तेलपुरा की नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उन्हें अभी इस मामले की सूचना मिली है और मौके पर पुलिस बल पहुंचकर पूरे मामले की गंभीरता से जाँच कर रहा है। अभी तेलपुरा में एक बॉडी हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जो ज़मीन के अंदर दबाई गई सी प्रतीत है। उसमें अभी क्योंकि
एसओबी मौके पर ही है, उसको अभी आवश्यक पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि उसमें घटना का क्या कारण है। क्या नाम का पहचान हुई सर उसकी कुछ? अभी पहचान नहीं हो पाई है, उसकी पहचान के उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गदरपुर थाना पुलिस ने अवैध असलाहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने मौके से फरार एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही फैक्ट्री से 315 बोर के 4, 12 बोर के 4, एक देशी रिवॉल्वर, 2 देशी बंदूक, 12 बोर, 12 कारतूस समेत असलाहा बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज गदरपुर थाना पुलिस को बेहतरीन सफलता मिली है। हमारे को इस साल का सबसे हाईएस्ट वेपन्स रिकवरी हुआ है और गदरपुर थाना पुलिस द्वारा इनपुट पर काम करते हुए ग्राम आर्यनगर में खेत के किनारे में घनी जंगलों में अवैध असला बनाने का एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उजागर किया गया है और बहुत बड़ी फैक्ट्री को भांडाफोड़ करते हुए फैक्ट्री को बरामद किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार के असले, जिसमें 11 तमंचे, विभिन्न बोर के 11 तमंचे जो चलती हालत में हैं और 12 आदत कारतूस, बहुत सारे आपका बैरल्स जिसको नाल बोलते हैं, हथियार बनाने का, हथियार का और अवैध असला का पार्ट्स होता है, जैसे बट हो गया, ट्रिगर हो गया, उन सब के पार्ट्स हो गए और दुनिया भर के इक्विपमेंट है जो असला बनाने का। ये सभी बहुत बड़ा अवैध असला का जखीरा, अवैध असला का फैक्ट्री बरामद हुआ है। बेहतरीन कार्रवाई है। कुल मिला के 3 लोग इसका संचालन कर देते हैं, 2 लोग मौके से फरार हो गए। एक मेहर सिंह है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं, 1985 से 94 से लेके 92 से लेके अब तक 14 मुकदमे हैं। आईपीसी के सभी धारा के मुकदमे इसके ऊपर है, खाली आर्म्स एक्ट का नहीं है। तो खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम में लगातार कड़ाके की ठंड के चलते मजदूर अब वापस लौट रहे हैं। बता दें कि ऐसे मौसम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रखना काफी मुश्किल हो रहा है। सीमेंट के कार्य पहले ही बंद हो चुके हैं, वहीं अब ठंड के चलते सुचारू काम में काफी दिक्कतें आ रही है, इसलिए काम को बीच में ही रोक दिया गया। बता दें कि ये पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट है और जैसे ही मौसम साफ होगा, निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया जाएगा। है और अत्यधिक ठंड के कारण वहाँ पे काम को थोड़ा सा रोक दिया गया है। जैसे ही मौसम ठीक होगा तो बड़ी तेजी से वहाँ पे काम हो रहा है, जैसा कि वहाँ की परिस्थिति है। और बहुत जल्दी जो हमारे माननीय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम सब का भी है, तो उस पे जो है बहुत जल्दी, जितनी तेजी से हो रहा है काम, जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे ने दस्तक दे दी है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। सड़कों पर वाहन भी रिंग रिंग कर चल रहे हैं और ऐसे में सड़क दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ गया है। हरिद्वार में मौसम के पहले कोहरे ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आलम यह है कि सड़कों पर वाहन भी रिंग रिंग कर चल रहे हैं। शहर में लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड काफी पड़ रही है, 2 दिन से तो कोहरा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के रोड पे जाने वाले बहुत ठंड लगती है, उन लोगों को थोड़ा सा लकड़ी की व्यवस्था जलाने की कोशिश करें, जिससे कि यहाँ के लोगों की ठंड दूर हो जाए। रोड पे चलने वाले जो आदमी हैं वो जो ठीक तरह से चले, जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो और लोगों को ठंड भी ना लगे, जिससे कि अपना आओ का जो इंतजाम, जिससे कि लकड़ी जलती रहे। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि 3 दिन तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। ऐसे में अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो दूर दराज से उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी बर्फ का लुत्फ नए साल के मौके पर उठा सकते हैं। साथ ही बारिश और बर्फबारी के चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने के आसार भी आने वाले दिनों में नजर आ रहे हैं।
दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30, 31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख को। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने नई पहल करते हुए मजबूर, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए कफन और दफन करने का निर्णय लिया है। इस पहल के संबंध में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी सरकार जनहित के मुद्दे पर हमेशा संवेदनशील रहती है, जिसके तहत ऐसा एक मुद्दा वक्फ बोर्ड के सामने है जिसमें देखा गया कि बहुत से ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास अंतिम संस्कार करने का सामर्थ्य नहीं है और बहुत से लावारिस शव भी मिलते हैं जिसका धार्मिक तौर तरीके से अंतिम संस्कार नहीं हो पाता है। उनके कफन और दफन का जिम्मा वक्फ बोर्ड ने उठाने का निर्णय लिया है। देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड में एक संवेदनशील सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और इसलिए जब कोई मानवीय पहलू आता है तो उस पर सब लोग बड़ी गंभीरता से सोचते हैं और हमारे सामने कई विषय आए कि ऐसे मुस्लिम समाज के लोग जो लावारिस बॉडीज़ आती हैं, वो लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं और उनके पास अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी पैसे की व्यवस्था नहीं होती, तो इनके बारे में आखिर चिंता कैसे की जाए। तो वक्फ बोर्ड ने ये निर्णय लिया है जितने भी लावारिस लोग होंगे उनकी कफन दफन की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड उठाएगा। मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत जिले के मंच भाजपा मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक चंपावत के मंच तल्लादेश मंडल अध्यक्ष और सल्ली गांव के बीडीसी सदस्य कमल रावत पर यहीं की रहने वाली नाबालिग ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस को दी गई तहरीर में नाबालिग के परिजनों ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी लगातार डरा धमका कर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता आ रहा है। आरोपी ने नाबालिग को मामला सार्वजनिक करने या फिर किसी अन्य को इस बारे में बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी। थाने का मामला है। यहाँ पर पीड़िता के द्वारा रेप और पॉक्सो की एक तहरीर हमारे थाने में दी गई है, जिसमें एफआईआर उनके जो तहरीर है उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज के रूप में मेडिकल व अन्य जो भी साक्ष्य शक्ल उसकी कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य के अनुसार जो भी उसमें होगा उसमें हमारे द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नए साल में दून वासियों को एमडीडी सौगातें देगा, साथ ही शहर की 80 किलोमीटर सड़कों का लोकार्पण किया जाएगा। सौंदर्यीकरण सरकारी स्कूलों में खाली पड़ी जमीनों को भी खेल मैदान के रूप में भी विकसित करेगा। प्राधिकरण चौराहों का सौंदर्यीकरण होगा। नए छोटे छोटे पार्क भी विकसित होंगे। 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जिस तरह से एमडीडी ने शहर के विभिन्न मार्गों को सजाने संवारने का काम किया था और उसी तर्ज पर अब प्राधिकरण शहर के 80 किलोमीटर अन्य मार्गों का भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके तहत वॉल पेंटिंग, म्यूरल्स आदि के कार्य जो है किए जाने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्राधिकरण के द्वारा किए गए तमाम कार्यों को शहर वासियों के द्वारा खूब सराहा जा रहा है। इसी क्रम में एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने प्राधिकरण में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। में भी जो हम लोगों ने सौंदर्यीकरण काम किया उसकी काफ़ी जन सामान्य के द्वारा उसको अप्रिसिएट किया गया, तारीफ की गई। तो उसी को बढ़ाते हुए इन्वेस्टर समिट में हम लोगों को काम मिला था, उसमें देहरादून की 13 मुख्य सड़कों को हमने लिया था और उससे भी काफ़ी जन सामान्य से हम लोग जो फीडबैक है बहुत अच्छा है। तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि बाकी जो बची हुई सड़कें हैं उनको भी लिया जाए। तो ऐसी लगभग 30 सड़कों को हमने और चिन्हित किया है देहरादून में, ऋषिकेश में और विकास नगर की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उन सड़कों का भी सौंदर्यीकरण हम लोग करेंगे। उत्तराखंड में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी के जिलाध्यक्ष संजय डोभाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डोईवाला तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी मजबूत भू कानून लागू होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय लोग अपनी जल, जमीन और अपने जंगलों को बचा सके। ये अभी हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी लोग हैं, इन्होंने अभी पूर्व में रैली निकाली थी। उस संदर्भ में ये है कि जो
भू कानून है 1950 ये लागू किया जाए। और जो दूसरा जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको ये आंदोलनकारी राज्य आंदोलनकारी है, इनको जो 10% क्षेत्रीय आरक्षण की इन्होंने मांग की थी, जो कि कोर्ट से भी आदेश हुआ है, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमने ये ज्ञापन एसडीएम महोदय के माध्यम से तहसीलदार साहब को दिया। सर हमने यहाँ डिमांड डोईवाला एसडीएम ऑफिस में डिमांड वो दिया। हमारा सबसे बड़ी डिमांड ये मांग कि हमारा भू कानून लागू होना चाहिए 1950 और हमारी ज़मीन जायदाद सब सुरक्षित रहना चाहिए और हमारा ये 10% क्षेत्रीय जो भी है ये भी हमारा लागू होना चाहिए। और हाँ जी, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हिमाचल में है भू कानून, वैसे हमारे भी उत्तराखंड में भू कानून होना जरूरी है और हमारी एक ही मांग है भू कानून 1950 लागू हो। हमारे उत्तराखंड में जो भूमि क्रय विक्रय का जो नियम है या प्रथा चल रही वो यहाँ के निवासियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यहाँ के निवासी अपने ज़मीनों उत्तराखंड में इतने बहुत बड़े पैसे वाले भी नहीं है जो कि कोई प्रतिक्रिया कर सकें, सब बाहर के। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि वन मंत्री सुबोध उनियाल और रामनगर से भाजपा विधायक राम सिंह केड़ा बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में वन्यजीव संघर्ष के मामले को लेकर बात हो रही है। हालांकि ये बात किन लोगों के बीच हो रही है, जन टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। जो बातचीत हो रही है उसमें हाईकोर्ट को गाली दी जा रही है, साथ ही पीआईएल दाखिल करने वाले व्यक्ति को पीटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर तीखा हमला बोला है। एक तरफ उच्च न्यायालय की अवमानना और अपमान, वहीं पीआईएल करने वाले को डराने धमकाने का केस, और तीसरी तरफ जो दो मुहा चेहरा नजर आया वन मंत्री का वो यह था कि उद्यान विभाग में तो आप सीबीआई जांच की, जब उद्यान विभाग पर जांच की बात हाईकोर्ट कर चुका है और उसके खिलाफ तो मंत्री महोदय सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें रानीखेत के भाजपा विधायक और उद्यान विभाग के बड़े बड़े अधिकारी के गले फंस रहे हैं, तो उसमें तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वन्य जीव संघर्ष में जिस तरह से ग्रामीण लोगों की जानें जा रही हैं, 1000 से भी जाने जा चुकी हैं अभी तक वन्य जीव और मानव संघर्ष में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।